नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो अपकमिंग टाइम्स में कुछ अच्छा खासा जर्नी आपको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा सीडीएसएल के बारे में। तो देखिए सीडीएसएल के ऊपर जब मैंने एक डिसीजन लिया था, आपके साथ शेयर भी किया था कि कंपनी देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक होल्ड किया। मतलब एक ही रेंज के ऊपर वो बार-बार रिटेस्ट किया इसी जगह पे और इसके बाद फाइनली क्या किया उस लेवल को ब्रेकआउट किया। अभी ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या किया, इस ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी रिटेस्ट भी किया, 2 बार रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर गए तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? तो मैं वो भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन किया कि मैं कौन-सा लेवल तक इसको होल्ड करने वाला हूँ। मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ 3078 तक। अभी मैं इतना इस तरीके से लेवल्स को क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ? क्योंकि क्या ऊपर साइड में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी इस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से तेजी होने के पीछे एक रीज़न तो है, वो रीज़न बताऊँगा, उससे पहले चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब भी मैं कोई इस तरीके से रेंज के बेसिस में ट्रेड लेता हूँ, तो मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट रखता हूँ। मतलब 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट। तो जब मैंने इसके 1% का स्टॉप लॉस रखा, उसका रेंज निकल के आया 18% स्टॉप लॉस और जो टारगेट निकल के आया 57% का टारगेट। तो आप कहेंगे, "सर क्या हमेशा आपको इस तरीके से टारगेट मिलता है?" बिल्कुल नहीं। ऐसे होता नहीं है। हमेशा टारगेट मिलना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे हमेशा प्रेडिक्शन करके ही हम लोगों को काम करना पड़ता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो प्रॉफ़िट मिलता है। कभी-कभी होता क्या है 1:3% नहीं जाते हैं, 1:2 से ही बाउंस मतलब गिर जाते हैं। तो वहाँ पे लॉसेस भी बुक करना पड़ता है क्योंकि रूल्स को मैं कभी ब्रेक करके काम नहीं किया। हाँ, जब बिगिनर था, जब मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था वो अलग बात है। अभी मैं रूल्स को कभी ब्रेक करके काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा रूल्स जो है उस रूल्स को फ़ॉलो करके काम कर रहा हूँ। तो आपको मैं हमेशा कहूँगा कि आप किसी भी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रांगली स्ट्रैटेजीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको बार-बार प्रैक्टिस करके आप मास्टर बन चुके हैं, तो उस स्ट्रैटेजीज़ को रूल्स के हिसाब से काम करिए। उसको रूल्स को कभी भी ब्रेक मत करना। आपको लग रहा हो कि बाइंग हो जाएगा, तो चलो बाय कर लेता हूँ, बिल्कुल मत करना। क्योंकि रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि इतना प्रॉफ़िट हुआ है इस लेवल में और भी यहाँ तक जा सकते हैं, तो वो भी रूल्स के खिलाफ है। तो आपको हमेशा जिस लेवल में अपने प्रॉफ़िट लेने का आपका जो प्रॉफ़िट होगा, जो रेंज आपको दिखा रहा है, उसमें ही आपको एग्ज़िट करना है। हाँ, आप कहेंगे सर मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ तक रख सकता हूँ, तो वो अलग बात है। आपका एक्सपीरियंस है तो आप कंटिन्यू करिए। तो जो लोग बिगिनर है उसके लिए मैं कहूँगा कि आप हमेशा किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले, टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने से पहले उसके फंडामेंटल्स को ज़रूर चेकआउट करना। क्या सही में दम है? क्या उसके कारण भाग रहा है? कि ऐसे ही कंपनी फोमो बाइंग के हिसाब से भाग रहा है? फोमो बाइंग मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हर किसी लोगों को लग रहा है कि इस कंपनी भागते ही चले जा रहा है, कंपनी बेस्ट है। चलो मैं भी चढ़ जाऊँ इस कंपनी के ऊपर, मुझे भी प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से सोचकर लोग काम करते हैं। तो सीडीएसएल का मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट लगा कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ। अभी ग्रोथ के बारे में बात करो आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी हर साल में खुद के सेल्स को कभी भी कम नहीं किया। एक भी आपको साल ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी का सेल्स खराब हुआ। कंपनी के सेल्स एक्सपेंस सब मिटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए। हमेशा 60 टू 65 के आसपास ही 68 के आसपास ही इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत हाई है क्योंकि सीडीएसएल आप सभी जानते हैं एक डिपॉजिटरी फर्म है। कोई भी आप ब्रोकिंग कंपनी से काम करें तो डायरेक्टली उसका जो शेयर है वो सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास ही रहेगा। तो उसमें डायरेक्टली कंपनी को फायदा तो मिलेगा ही। उस फायदे के पैसे से ही कंपनी आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर देखिए इस कंपनी को कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करो देखिए म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के 7% होल्डिंग को कर दिया है 15%, डबल। और म्यूचुअल एफएस ने 8% होल्डिंग को कर दिया है कितना 14%, ऑलमोस्ट डबल। तो इंस्टीट्यूशन इसीलिए ट्रस्ट करता है क्योंकि वो कंपनी स्ट्रांग है। आप ये भी कहेंगे कि सर आपने तो वो दिखा दिया, आपने प्रोमोटर नहीं दिखाया, प्रोमोटर ने तो 5% माल बेच दिया। देखिए कोई भी डिपॉजिटरी फार्म में आपको इस तरीके से डेटा आपको ज़्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं दिखेगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिटरी सेक्टर के ऊपर एक्सचेंज के ऊपर आपको प्रोमोटर ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो अप करके वो कंपनी चलते हैं। तो मैं इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कंपनी भाग इसीलिए रहा है कि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है वो जल्द से जल्द मिलने वाला है। फाइनली जब अनाउंसमेंट हो गया कि 23 तारीख को कंपनी हर एक के बदले एक शेयर एज ए बोनस के हिसाब से देने वाला है,
तब से लेकर कंपनी क्या कर रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। तो जो पॉइंट्स कंपनी को बेस्ट जर्नी दिखाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के पीएसयू इंडस्ट्रीज में सबसे एक लीडर बैंक है। क्योंकि अगर मैं इसका पेयर ग्रुप से बात करूं तो आप देख सकते हैं जितने सारे पीएसयू कंपनी है, सारे कंपनीज को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसके पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। बाकी सारे कंपनीज का अगर मार्केट कैप जोड़ भी दिया जाए तो भी इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच नहीं पाएंगे। इतने बड़े मार्केट कैप कंपनी बन चुके हैं। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंपनी कितना बड़ा है। हाँ, कंपनी में अभी वीकनेस पॉइंट क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। क्या सही में कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है? इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है, मतलब वैल्यूएशन तो सस्ता है, क्योंकि पीएसयू बैंक में हमेशा वैल्यूएशन सस्ता होता है। अगर इस वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर पॉजिटिव सोचना गलत होगा। आरओसी आरओई ठीक है, इनकम जबरदस्त है, कंपनी अच्छा खासा कर्जा ले रहा है। कितना कर्जा लिया देखिए, जो बैंक्स कंटिन्यूसली अगर कर्जे को लेते चले गए तो उसमें एक ग्रोथ हमेशा बढ़ता चला जाएगा। ये सबसे गुड पॉइंट्स है। और मजेदार बात आपको बता दूं, इस कंपनी का अभी देखिए कासा रेशियो कितना है, 39% के आसपास। अगर इस सेक्टर के मतलब पीएससी सेक्टर में जितने सारे बैंक्स हैं उसमें अगर कासा रेशियो को देखा जाए तो सबसे ज्यादा कासा रेशियो आपको पीएनबी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो देखिए कासा रेशियो कितनी इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनीज के लिए, सिर्फ आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से सोचिए। कासा रेशियो का मतलब है, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में तो बैंक को किसी को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट देते हैं वो 3% से 4% के आसपास। तो सोचिए 3% इंटरेस्ट के माध्यम से बैंक को क्या मिला, पैसा मिला। उस पैसे से बैंक क्या करते हैं, दूसरों को लोन देते हैं, और वो भी 5 से 10% के, 12-13% के, 15% तक। और क्रेडिट कार्ड के हिसाब से तो 35% तक इंटरेस्ट से लोन देते हैं। तो सब सब लोग तो बेवकूफ़ यहाँ पे बन जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके। देखिए जो लोग चालाक होते हैं वो क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो बुरी तरीके से फंसते हैं क्रेडिट कार्ड से उधारी लेने में। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है, 35% इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट वो टाइम टू टाइम नहीं दे पाए तो और भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक के हाथ में पैसा आना ही कम हो गया तो बैंक सस्ते दाम में उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसको ज़्यादा मतलब पैसा लेने के लिए ज़्यादा मतलब बाहर से लोन लेना पड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना होगा। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो यही एक कंपनी को झटका लगा, यही एक कारण है। दूसरी बात, और एक बात आपको बता दूं, रेशियोज। अगर रेशियोज को देखेंगे, देखिए कंपनी के जो आरओई है वो ठीक ठाक ग्रोथ हुआ, आरओए रिटर्न ऑफ एसेट वो भी ठीक ठाक ग्रोथ हुआ। एनपी देखिए एक टाइम 2% के आसपास चला गया था, आज 0.57 के आसपास है। तो एनपी मुझे थोड़ा सा भी अभी हाइक लगा, बैग रेशियो ठीक है, सीआर परसेंटेज भी ठीक है। अभी देखिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। मतलब कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर कासा रेशियो कम हो गया तो बाहर से लोन लेना पड़ेगा ज़्यादा इंटरेस्ट से। मतलब मान के चलिए वो एफडी से पैसा ले रहे थे, वो अगर बाहर से बॉन्ड इशू किया जाए तो उसको 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसका लायबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसको मतलब लोगों को पेमेंट करने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए लायबिलिटी कम होना चाहिए था। तो ये सारे कारण की वजह से एसबीआई के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बना है, क्योंकि रिपोर्ट बता रहा है कि लोग सेविंग अकाउंट में बहुत कम पैसा रखा है। मैं पिछले एक वीडियोस में आपके साथ वो डेटा शेयर कर चुका हूँ, जाकर बैंकिंग का वो डिटेल्स देख सकते हैं। तो क्या सही में येस बैंक खत्म होने वाला है? ऐसे बिल्कुल, सॉरी, स्टेट बैंक खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। कंपनी में हमेशा ग्रोथ था और ग्रोथ रहेगा, क्योंकि बैंक अगर खत्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी कंट्रीज का वो पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा। क्योंकि बैंक ही मतलब किसी भी कंट्रीज का बोन्स होते हैं। तो अगर बोन्स ही टूट जाए तो वो खड़ा कहाँ से होंगे। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, एक रेंज यहाँ पे भी बना है, सेम टू सेम यहाँ पे भी 1:3 रेशियो का मैं एक सिचुएशन लेकर चल रहा हूँ। तो मैं जरूर कहूँगा इसके ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और प्लीज़ कोई भी डेटा को एज ए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मत समझना। मेरा काम है आपको जानकारी देना, आपका काम है जानकारी को वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक का मैं कासा रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि स्टेट बैंक के से भी ज़्यादा कासा रेशियो इसके देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि 50% के ऊपर था। हाँ, था, एक टाइम था।
पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि जिस तरीके से लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखना कम कर रहे हैं, जिसके चलते कासा रेशियो बहुत बुरी तरीके से बैंकिंग के मतलब ग्रोथ कम हो रहा है। मतलब लोगों के जो पैसा बैंक में पहले था, वो सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखे हुए थे, वो धीरे-धीरे करके कम करता हुआ देखने को मिले। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? एक्चुअली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है और भी एफडी में और भी बहुत अलग-अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट हो रहा है। तो जिसके चलते लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में उतना ज़्यादा पैसा नहीं रखे हैं जितना पैसे का ज़रूरत है। पहले क्या करते थे, सारे पैसा मैं खुद देख चुका हूँ, मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते थे और पहले सारे पैसा क्या करते हैं सेविंग अकाउंट में ही वो रखे थे हुए थे। इसके इंटरेस्ट एकदम ना के बराबर मिलता था। उसको पता ही नहीं था एक्चुअली मतलब अलग-अलग इन्वेस्टमेंट का पावर क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि आज यंग जनरेशन जो है, वो समझ चुके हैं कि उसको पैसा कहाँ पे रखना है। इसीलिए कासा रेशियो कम होता चला जा रहा है। और इस कंपनी के रेशियोज़ के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं आरओई एंड आरओए दोनों ही ठीक-ठाक देखने को मिला ग्रोथ होता और मज़ेदार बात है कि पीएनबी ने खुद को किस लेवल में पहुँचा है। एक टाइम पीएनबी का कर्ज मतलब एनपीए बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा घोटाला पीएनबी के ऊपर ही देखने को मिलता है और पीएनबी को सबसे ज़्यादा पैसा लेकर बड़े-बड़े नीरव मोदी से लेकर, विजय माल्या से लेकर बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स पैसा लेकर भाग चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा घाटा पीएनबी के ऊपर देखने को मिला, तो इसके एनपीए भी बहुत ज़्यादा हो गया था। आज इसका मैनेजमेंट को चेंज करने के बाद मैनेजमेंट स्ट्रांग होने के बाद पीएनबी का एनपीए देख लीजिए 0.70 के आसपास है, जो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं स्टेट बैंक के आसपास है। ये सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में पता चले कि कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। सीआर परसेंटेज तो अच्छा खासा है। अभी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी सेम टू सेम है स्टेट बैंक के आसपास। टैग रेशियो तो सस्ता है, एकदम ठीक-ठाक है। तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए बहुत पहले से ही मैं इस कंपनी के ऊपर एक एंट्री पॉइंट्स मुझे मिला था। एक शोल्डर, बिग हेड बने, उसके बाद एक छोटा-सा शोल्डर बने और मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। मैं 173 रुपीज़ तक मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस कंपनी को एज़ अ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। स्टडी करके ही सारी चीज़ों को समझ कर ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है गारमेंट महिंद्रा लाइफ़स्टाइल लिमिटेड। तो गारमेंट महिंद्रा लाइफ़स्टाइल लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी है, एक नैनोकैप टाइप कंपनी है। फिर भी कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया और इसीलिए कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी कर दिया। आप देख सकते हैं कंपनी बोनस एंड स्प्लिट पहले ही एक बार दे चुके हैं। तो कंपनी फिर से एक बार 1:1 का बोनस देने जा रहा है और वो भी 23 तारीख को। डेट अभी तक मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया, तो जल्द से जल्द मेंशन आपको किया जाएगा। तो 23 तारीख को 23rd ऑफ अगस्त कंपनी आपको बोनस देने जा रहा है। तो ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था। एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।